बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। हमसे मुराद हमारी पूरी टीम मॉर्निंग एट होम की एंड ऑफ कोर्स हमारी पूरी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से आपको जुम्मा मुबारक हो। आज के दिन हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। आप तो हर लम्हे हर सेकंड हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। व्यूअर्स, आज वर्ल्ड स्माइल डे है, मुस्कुराने का आलमी दिन। कितने अफसोस की बात है कि मुस्कुराने का आलमी दिन भी हमें मनाना पड़ता है, यानी कि हम लोग मुस्कुराते कम हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ज़्यादा मुस्कुराएं, खुश रहें, आबाद रहें, पॉजिटिव रहें। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो ये कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट है कि स्माइल या मुस्कुराहट की अहमियत क्या है। देखिए व्यूअर्स, किसी दुखी को मुस्कुरा के उसका मूड बेहतर करना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना या ख़ुद मुस्कुराना किसी की तरफ, उसको सदक़े का दर्जा दिया गया है। उसी के साथ अगर हम अपनी बात को आगे लेके चलते हैं, ये तो चले एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, अदरवाइज़ भी आप देखें मुस्कुराने से इंसान की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी लगती है। जब भी हम किसी भी इंसान की तरफ मुतवज्जो होते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही देखी जाती है कि अगला इंसान जो है वो कितना हैप्पी, स्माइलिंग, पॉजिटिव इंसान है। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं उनके चेहरे पे भी नेगेटिव एक्सप्रेशन होती है। जो अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं, जिनका लोगों के साथ अच्छा एटीट्यूड होता है, जो बड़े मिलनसार लोग होते हैं, उनके चेहरे पे अक्सर मुस्कुराहट होती है। मुस्कुराते चेहरे को देख के खुद भी सुकून मिलता है और जो मुस्कुरा रहा होता है उसके भी दिमाग को पैगाम जा रहा होता है कि यू आर हैप्पी। मेडिसिन में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, नफ्सियात में, क्या आपको पता है कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या दुखी रहने का एक इशू होता है, उनको अक्सर जो है वो लाफ थेरेपी दी जाती है। यानी कि ज़बरदस्ती उन्हें कहा जाता है कि आप हंसें, हा हा हा, या जैसे भी जो भी आपका हंसने का अंदाज़, और हंसें और हंसते ही चले जाएं। अगला बंदा अक्सर कहता है कि जी मैं पागल हूँ, मैं क्यों हंसूँ, मतलब जब मुझे हंसी नहीं आ रही। बड़ा कन्विंस करना पड़ता है। मगर जब इस एक्टिविटी में दूसरे इंसान को इन्वॉल्व किया जाता है, उनको चाहे ज़बरदस्ती भी हंसाया जाए, तो दिमाग को एक मैसेज जा रहा होता है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आपकी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और उससे डोपामीन आपके दिमाग में जाती है। ये सारी चीज़ें आपको हैप्पी करती हैं और आपका स्ट्रेस का जो हार्मोन है कोर्टिसोल, वो कम होता है। मेडिकली भी, नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका माइंड, आपका जहन जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। सो हंसने से, मुस्कुराने से आप अपने माइंड को कन्विंस कर लेते हैं कि आप खुश हैं। यानी कि डिप्रेशन का इलाज भी मुस्कुराने और हंसने के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको सीरियस डिप्रेशन का इशू है, डिप्रेशन तो वैसे एक बहुत बड़ा मेजर सीरियस इशू है और आजकल हर दूसरे घर की ये प्रॉब्लम है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो सीवियर डिप्रेशन का शिकार है। उसके लिए मेडिकेशन और बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो होलिस्टिक चीज़ें हैं जिनसे हम लोगों का इलाज कर सकते हैं, उनमें मुस्कुराना और लोगों को हंसाना एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑल्सो देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी में मसाइल किसके नहीं हैं, प्रॉब्लम्स किसके नहीं हैं। हर बंदे की ज़िंदगी में कोई टेंशन है, कभी काम की टेंशन है, कभी बच्चों की टेंशन है, कभी मियाँ बीवी के बीच में इख्तलाफ हैं, कभी पेरेंट्स, कभी भाई बहन। एक तो रिश्ते हमारे माशाल्लाह इतने ज़्यादा होते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में उन रिश्तों को हम कोशिश भी करते हैं कि निभाएं। फिर दूसरी साइड पे आएँ, पर्सनल लाइफ के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में सो मेनी टेंशन्स, रोज़ी रोटी कमानी है व्हाटएवर। फिर अपने लिविंग स्टाइल को मेंटेन करने के लिए हज़ार और हमारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो ऑब्वियसली बंदा कहता है कि यार मतलब हंसना क्या, मुस्कुराना भी नहीं बनता। लेकिन व्यूअर्स, कोई एक शख्स मुझे ढूंढ के दे दें, कोई एक बंदा इस दुनिया में जो आपको कह सकता है कि आई एम टेंशन फ्री, कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी किस्म की इशू में मैं मुब्तला नहीं। जब कोई ऐसा बंदा दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो प्रॉब्लम्स और इश्यूज तो फिर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हुए। आई नो, घर में अगर कोई बीमारी आ जाए या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या कोई लड़ाई फड्डा मसला पड़ जाए तो इन सब चीज़ों से डिप्रेशन और वो जो कहना स्माइल वाला एलिमेंट ऑन द साइड हो जाता है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। ज़िंदगी का मतलब कल में जीना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का मतलब है आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आज में जिएं। हम आज में नहीं जीते,
हम कल की सोच में अपने आप को पागल कर देते हैं कि हमारा क्या होगा, पास्ट में से निकल ही नहीं आते, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। वो भाई अभी क्या हो रहा है? सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सर पे छत है, खाने को है, गुजारा निकल रहा है एटलीस्ट बेसिक लेवल पे भी, जैसे तैसे भी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और अगर ये सब ना भी हो रहा हो तो तब भी अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि वो ही दिलों का और किस्मतों का हाल जानता है। तो उस रब में यकीन रखें, मुस्कुराएं, खुश रहें और दूसरों को भी एक पॉजिटिविटी के वाइब्स दें। आपको एक बात बताऊं, इंसान के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, जो वाइब्रेशंस आप दूसरों की तरफ मुंतकिल करते हैं। अगर मैं हर रोज़ शो के अंदर आके अग्रेसिवली एंग्री अंदाज में बात करूंगी तो जो लोग गौर से शो देख रहे होंगे वो भी एंग्री और अग्रेसिव और एजिटेटेड फील करेंगे। तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपके दिल को अगर भा जाए और आपका बुरा मूड अच्छे मूड में कन्वर्ट हो जाए तो क्या यह बेहतर बात नहीं है? सो जब मुंह से बात भी निकालें मुस्कुराते हुए तो अच्छी बात निकालें। अब ये नहीं कि मुस्कुराते हुए किसी की आप वो जो कह रहे हैं तनकीद कर रहे हैं, अगले का दिल दुखा रहे हैं, या मुस्कुराते हुए तंज़िया अंदाज में किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, ये नहीं। मुस्कुराएं तो जेन्युइनली मुस्कुराएं और खुशियाँ बिखेरें। व्यूअर्स, आज का बेसिकली पैगाम ये है। और देखें, वर्ल्ड स्माइल डे, दुनिया भी आज मुस्कुराहट को सेलिब्रेट कर रही है। व्यूअर्स, डेली अगर अपने आप को एक हैबिट के तौर पे, जैसे कि एक मेडिसिन के तौर पे आप हर रोज़ अगर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने स्माइल करना है, और स्पेशली वो लोग जो स्माइल करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उनके जब रिंकल्स भी पड़ते हैं तो यहाँ पे आंखों की साइड पे पड़ते हैं, इस साइड पे पड़ते हैं स्माइल करने के। जो लोग गुस्से में रहते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, उनके यहाँ पे लाइनें पड़ जाती हैं, उनके यहाँ पे डीप डीप लाइनें पड़ जाती हैं, उनके होंठ नीचे की तरफ हो जाते हैं। तो आपका चेहरा परमानेंटली ऐसा होना शुरू हो जाता है। सो स्माइल करें ताकि आगे जाके जब ओल्ड एज या ओल्डर एज की तरफ आप जाएं तो आपका चेहरा एक प्लेजेंट हैप्पी फेस हो। वो कहते हैं ना, आपका अपना जो आप होता है वो एक स्टेज के बाद आपके मुंह पे आना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, जो कुछ लोग हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनसे मुलाकात होती है, कहते हैं इनके तो चेहरे पे नूर है, इनको तो देख के दिल खुश हो जाता है, तो मिल के दिल खुश हो जाता है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको देख के दिल खुश होता है, जो सड़े हुए मूड में होता है और हर वक्त बदतमीजी कर रहा होता है और अगलों को हर्ट कर रहा होता है। देखिए, ऊंच नीच हो जाती है, वो तो चलता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम पॉजिटिव रहें, अगर हम 90% पॉजिटिव रहें और 10% नेगेटिव हों, वो फिर भी ठीक है। अगर हम 90% नेगेटिव हैं और कभी 10% कभी कुछ ऐसा हुआ तो स्माइल कर दिया, तो फिर ये ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। एंड रिमेंबर, आपकी नेगेटिविटी जो है वो सिर्फ आपको नहीं असर करती, वो आपके इर्द गिर्द के हर इंसान को असरअंदाज करती है, क्योंकि वो जो आप वाइब्रेशंस या पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स किसी को दे रहे होते हैं, उससे इंसान का पूरा दिन अच्छा या बुरा गुजर सकता है। और अगर बहुत ही बुरी तरह बिहेव करें तो काफ़ी हफ्ते भी बुरे गुजर सकते हैं। सो बी नाइस टू पीपल, बी नाइस टू योर सेल्फ। अपनी ज़ात के साथ भी अच्छाई करें, दूसरों के साथ भी अच्छाई करें, मुस्कुराएं, अच्छे पॉजिटिव अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। व्यूअर्स, हम आ गए हैं आप किचन में, चलते फिरते बातें करते हुए। शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। सो स्माइल की बात हो रही है, वर्ल्ड स्माइल डे। आपको भी स्माइल करने की बहुत मेरी तरह की बीमारी है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कभी कभी तो लोग मुझे ना मिलके ये भी कहते हैं कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो, कुछ देखा है, कुछ मुझ पे लगा हुआ है? कॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छा, कॉन्शियस हो जाते हैं। मैंने कहा मैं मुस्कुरा रही हूँ, आई लाइक स्माइलिंग। तो एक बार किसी ने कहा क्यों? मैंने कहा यार देखो, आगे जाके रिंकल्स तो पड़ रही हैं मुंह के ऊपर, जो एक नॉर्मल चीज़ है लाइफ में। तो बेहतर नहीं है कि अच्छे वाले रिंकल पड़े, स्माइल वाले, बुरे वाले ना पड़े ना। सोचो कि मतलब मुंह सारा नीचे हो गया आपका, ये वो। और ये बेसिकली आप जिस मसल को जिस तरह से यूज करेंगे उस किस्म की शेप आपके चेहरे पे आ जाएगी। सो बॉडी, माइंड, फेस, हर चीज, आपकी रूह आपके मुस्कुराने पे हर तरह से राइट डायरेक्शन या रॉन्ग डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, जिस तरह भी। क्योंकि ये मैं कहती हूँ कि किसी को आप क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। एक स्माइल पास आप ऑन द वे कर दें, बस में आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोलीग्स हैं, हर किसी से आपको इंटरेक्शन नहीं होता, बट एटलीस्ट आप एक स्माइल कर देंगे तो सामने वाले पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, उसको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जैसे आपने मसला पता है क्या अपना, आजकल के ज़माने में ना लोगों को देख के मुस्कुराओ ना तो जैसे कि हमने कहा कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं कभी जब एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, वॉक कर रही होती हूँ, बाहर अगर कभी कर रही हूँ पार्क शार्क में, तो जा रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम, किसी को देख के ऑब्वियसली आपके पास से कोई गुजर रहा है तो सलाम तो करना चाहिए। बाय द वे व्यूअर्स, प्लीज़ मैंने एक ही रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज़ आप लोग, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं, कुछ यंग लोग भी हैं,
प्लीज कोई सलाम करे तो वालेकुम सलाम कर दिया करें। बहुत बेसिक एथिक्स बंदा कच्चा हो जाता है कि खैर मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया होता है। मैं अक्सर जब लोगों को कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम तो लोग ऐसे देख रहे होते हैं, मैं तो इसको जानता भी नहीं ये क्यों मुझे देख रही है और ये मुझे मुस्कुरा क्यों रही है और स्माइल बस अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा इसी तरह मुझे एक बड़ी क्यूट सी आंटी थी, उन्होंने कहा बेटा रुको रुको, कहते मैं आपको जानती हूँ। मैंने कहा नहीं आंटी, वो आप वॉक कर रही थी पास से तो मैंने इसलिए आपको सलाम किया ना, क्योंकि सलाम करना चाहिए, बुलंद आवाज में करना चाहिए। अच्छा अच्छा, हमें सदके जाऊं मैं प्यारी, मैं भी अपने पोते पोतियों को दोतरियों को पता नहीं सबको समझाती हूँ लेकिन सलाम नहीं करते। तो मैंने कहा आप देखे ना आंटी, आप भी परेशान हो गए, मैंने सलाम किया यानी कि आपको ये बात अजीब लगी, क्योंकि कॉमन नहीं है ना हमारे यहाँ ये। तो उन्होंने यही बात की, उन्होंने कहा बेटा आजकल सलाम दुआ करने का रिवाज ही नहीं रहा, जबकि सलाम है ही दुआ। बिल्कुल। और जब आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, बिल्कुल दुआ दे रहे हैं। सो प्लीज ये चीज़ें करें, ये अच्छी बातें हैं। एंड किसी को मिल के उसे दुआ देंगे, वो आपको वापस दुआ देगा, क्या पता उसी की दुआ कबूल हो जाए, आप किसी तकलीफ में से निकल आए। खैर किचन में क्या बन रहा है आज? ये तो स्माइल तो एक ऐसी बात है जिस पे हम सारी जिंदगी बात कर सकते हैं, बात पार्ट ऑफ लाइफ है, बिकॉज हम दोनों की फेवरेट चीज़ है। जी आज कोफ्ता बिरयानी बना रहे हैं, थोड़ा सा हमने कहा बिरयानी भी जब फ्राइडे आपको पता है तो थोड़ा सा स्पेशल करें। आई एम सॉरी, ये बिरयानी से बहुत मोहब्बत है हमारे साथ, बस हम वेरिएशंस कर रहे हैं, हर नस्ल की बिरयानी हमने बनाई, हर चीज की बिरयानी बना देते हैं। पास्ता बिरयानी का वेट कर रही हूँ बस। चलें नेक्स्ट वो कर लेते हैं। बाय द वे बनाए थे सिंगापुरियन राइस, वो पास्ता बिरयानी नहीं है, हम देसी में इसको ये कह लेंगे। हाय अल्लाह, कौन है ये लोग, प्लीज बिरयानी को बिरयानी रहने दो। ओके हाँ, उसको हरियाणी मत बनाएं, कुछ भी कर सकते हैं खाने के साथ। अच्छा नहीं, बिल्कुल फनी जोक नहीं मैंने बोली ना। अच्छा चलो मुझे बताएं, वो जो मैं अक्सर कहती हूँ ना कि हम फ्यूजन कुकिंग करते करते कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, हो गई है वो नहीं करना। सो व्हाट्स द रेसिपी? कोफ्ता बिरयानी बना रहे हैं। कोफ्ते हमने खुद बना रहे हैं, उनको मिन्स हमने लिया है, चिकन मिन्स के साथ बनाए हैं। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, चिकन का कीमा ले लेंगे हम, हाफ kg लिया है, और अनियन ले लेंगे 1 से 2 अदद ले लें, उसको चॉप कर लें। हरी मिर्चें ले लेंगे 4 से 6 अदद, हरा धनिया 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ मैंने ब्रेड स्लाइसेस ऐड किए हैं इसके अंदर। इनको चॉपर में चॉप करके और जो कोफ्ते की शेप दे लेंगे, एंड देन मैंने इनको फ्राई कर लिया था। बिरयानी के लिए हमें चाहिए होंगे राइस लिए हैं हाफ kg, ऑयल है हाफ कप, गरम मसाला साबित है, इसमें सारे जो गरम मसाले बेसिक हैं वो आ जाते हैं 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आप हस्ब ज़रूरत ले लें, 2 to 3 टेबल स्पून इनफ होगा। प्याज 2 अदद हैं, टमाटर 3 अदद, सुरख मिर्च 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी 1.5 टीस्पून है, गरम मसाला पाउडर है 1.5 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट लेंगे, हरी मिर्चें, दही 1 कप है, पुदीना 1 कप है, और आलू 2 से 3 अदद। ये भी ऑप्शनल है, कुछ लोग पसंद करते हैं बिरयानी में आलू, कुछ लोग नहीं करते, बट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और इसमें हम लोग प्याज को फ्राई कर लेंगे, एंड देन उसके अंदर हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के देन टमाटर डाल लेंगे, वो हमारा मसाला बन जाएगा। देन उसमें सारी सीजनिंग ऐड कर लेंगे। जब वो भुन जाएगा उसमें हम लोगों ने जो अपने कोफ्ते फ्राई किए हैं वो ऐड कर लेंगे, और साथ में आलू ऐड कर देंगे। वो जब थोड़े से टेंडर हो जाएंगे, एंड देन फिर आपको पता है वो घी छोड़ देगा, तो हमारा मसाला रेडी है। ये इस बेचारी दही के साथ ये रायते का इसके अंदर, अच्छा ये रायता है, मैं तो बेचारी दही बीमार वो सी हो गई है। धनिया और जो पुदीना है उसका पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया। तो देन फिर हम इसकी बिरयानी वाली लेयरिंग कर लेंगे, दम दे देंगे, बिरयानी रेडी। हमारी शेफ की चालाकियां देखें और तैयारियां देखें, ये तैयारियां देखें। बट कोई चीज़ है ना व्यूअर्स, यही तो सेंसिबल तरीका है आगे बढ़ने का। अगर थैंक यू सो मच, डन हो गई रेसिपी हमारी। यही तो तरीका है व्यूअर्स अपने घर के खाने को और अपने टाइम को मैनेज करने का। देखें यहाँ पे क्योंकि एक टाइम की लिमिटेशन है, 2 आवर्स के अंदर अंदर आपने रेसिपी रेडी करनी है, लेकिन चीज़ें तैयार करने का टाइम आपको पता है 10-20-10-25 हो ही जाते हैं। उसके बाद जब कंप्लीशन का भी टाइम है तो वो 10-15 मिनट पहले, यानी कि 1.5 घंटे में हमारी शेफ़ ने जो भी बनाना है वो ऑन द स्पॉट बनाना है। तो हम लोग भी 3-3, 4-4 डिशेस आराम से घंटे 1.5 में घर में बना सकते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से चलें। सारी अपनी प्रेपरेशन पहले कर लें, अपनी चीज़ों को पकने के लिए रखें, कुछ चीज़ें समेटें, रायते शायते बाकी चीज़ें जब चीज़ों की कुकिंग प्रोसेस चल रही है उनको रेडी करें। बड़े आराम से 2-3 डिशेस घर में तैयार हो सकती हैं सुकून से 1-1.5 घंटे में। तो जो ख़वातीन इस चीज़ पे घबराती हैं कि भाई हम घंटों लगे रहते हैं किचन में, घंटों लगे रहते हैं और सारा दिन हमारा किचन में गुजर जाता है, तो इसको मैनेज करने का एक स्लाइटली बेटर तरीका ये है कि प्रेपरेशन के साथ चलें। खैर ये तो हो गई ये बात। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे कि आप जानते हैं कि ODI वर्ल्ड कप 2023 इस पे बात ना हो तो आज का शो नामुकम्मल होगा। इस पे बात भी करेंगे, कुछ प्रेडिक्शंस भी लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
Welcome back from the break, viewers. ODI World Cup 2023 वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो 5 अक्टूबर यानी कि कल से स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने खेला एंड विन किया न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट से। पाकिस्तान का आज पहला मैच है नेदरलैंड्स के साथ और आज देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है और क्या प्रेडिक्शंस है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के वैसे 2 मैचेस हुए थे, वार्म अप मैचेस जिन्हें कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, एंड पाकिस्तान दोनों हार गया था। तो इस वक्त टेंशन और एंग्जाइटी का लेवल काफ़ी हाई है हम सबका। बट देखिए ना, दोनों टीम्स इतनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड टीम्स थी कि टेंशन तो खेलते हुए भी प्रॉबली हो रही थी एंड पता नहीं शायद पूरी जान नहीं मारी, हु नोज़। बट लेट्स सी कि अब आगे जाके क्या होता है। मैं क्या गाइड करूंगी, गाइड करने वाले बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही प्यारे सलमान भाई, सलमान हसन, एक बेहतरीन एंकर पर्सन है एंड बेहतरीन स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं एंड ऑफ कोर्स also manages events and all of that stuff also। तो अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? चिकन ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक सलमान भाई। को टेंशन में हूँ क्योंकि आपको पता ही है आज घबराहट सी हो रही है, ये पता नहीं क्या होना है, लेकिन इस पे बात करेंगे। हमारे साथ अजीम शेख भी हैं, हमारे प्यारे अजीम भाई, जो एक ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर भी हैं और राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हालात टफ है। अच्छा, लेकिन मैंने मैचेस की बात करने से पहले एक गिला करना है ना। कल कोई ओपनिंग सेरेमनी हुई, इतना बड़ा जिन के साइज का स्टेडियम खाली पड़ा, मतलब मोस्टली एम्प्टी था, मोस्टली से भी ज्यादा ही था। सिर्फ 1 लाख मेरे ख्याल है 26,000 लोग कम थे बस। 1,26,000 लोग, 1,30,000 की गुंजाइश है तो 1,26,000 नहीं आए थे। तो ये क्या तरीका है? वर्ल्ड कप में तो माहौल ही कुछ और होता है। मतलब जो ऐसे ही वो जो कहते हैं ना, जो टेस्ट करते हैं, जो वैसे ही मतलब एक वार्म अप के मैचेस या इस तरह के जो होते हैं उसमें लोग खचाखच भरे हुए थे। तो ये क्या है? पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है क्रिकेट का। बिल्कुल इवन इन ऑस्ट्रेलिया, इवन इन इंग्लैंड, पीपल आर ह्यूज फैंस। उधर फैन खत्म हो गए मैच क्रिकेट के। नहीं, फैन हैं, आप फैन को मिसगाइड कर रहे हैं, आप मिसमैनेज कर रहे हैं। ये बेसिकली अच्छा, पहले मुझे बताएं ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं की? ओपनिंग सेरेमनी के देखें अभी मुतज़ाद चीज़ें सामने आ रही हैं। उसका रीज़न कुछ लोग ये कह रहे हैं, अभी क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी प्लानिंग सारी थी, वहाँ पर जो है वो IPL तर्ज की एक सेरेमनी होनी थी और वो 1 दिन पहले होनी थी, यानी कि वो 5 को नहीं वो 4 को होनी थी। उसमें जो है वो अरिजीत सिंह ने भी आना था, आशा भोसले साहिबा जो हैं उन्होंने भी आना था, उसमें और जो बड़े वहाँ के उनके सिंगर्स हैं उन्होंने भी वहाँ पर आना था, परफॉर्म करना था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक आ रहा है कि जी अभी क्लैरिटी नहीं, तो कह रहे हैं कि जी ऐसा कोई प्लान था ही नहीं हमारा, यानी वो इस मामले में भी कंफ्यूज कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों ने अपने तौर पे कर लिया, हमने तो कोई ऐलान ही नहीं किया, ना आपने सुना ना किसी ने सुना, किसी ने भी सुना नहीं होगा। बट ओपनिंग सेरेमनी तो होती है। अब वो रीज़न क्या है? वो कह रहे हैं कि जी क्योंकि मैच दोपहर में स्टार्ट होना था तो इसलिए हम डे टाइम में ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर सकते थे, 1 दिन पहले करना था। ये एक वर्जन है। नॉर्मली जैसे IPL हो गया या हमारे यहाँ PSL होता है, शाम में मैचेस होते हैं ना, तो शाम में ही वो फिर तकरीब रखी जाती है, थोड़ी सी उसमें जो अंधेरा है उसको इस्तेमाल किया जाता है, लाइटिंग होती है, सब मैच हो सकता था, इनिंग्स की ब्रेक एक दिन पहले कर सकते हैं तो भाई ड्यूरिंग मैच भी जब बीच में ब्रेक आती है उसमें कुछ इतना एक कतरा हल्ला गुल्ला तो कर लेते भाई। मतलब आपने बॉदर ही नहीं किया। आप ये सोचें कि आप मतलब वर्ल्ड कप को इतना हल्का ले रहे हैं। रिवायत क्या है कि जब भी वर्ल्ड कप होता है नॉर्मली जो होस्ट नेशन है उसका पहला मैच होता है ताकि बिल्डअप हो, ताकि लोग आएँ। इन्होंने किसका मैच रखा? जो पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट थे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, और उसमें भी इतना बड़ा स्टेडियम, जिसमें अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि इन्होंने कुछ बहुत से लोगों को 40,000 के करीब जो है वो टिकट्स दिए, और ख़वातीन को खासकर, और उनको ये कहा, झूठ बोला कि जी ये पाकिस्तान इंडिया के जो है ना हम आपको मैच के टिकट दे रहे हैं। वो जब टिकट उनके पास गए कि ये तो ओपनिंग का, हमने क्या करना है जाके, न्यूजीलैंड और उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके अलावा जय शाह साहब ने ट्वीट की, उन्होंने कहा जी जो मैच देखने आएगा इन वर्ल्ड कप के हम उनको मुफ्त पानी देंगे। तो लोगों ने कहा ऐसी की तैसी आपकी, हमें मुफ्त पानी क्या करना है? वो जी बॉटल वाटर हम आपको फ्री देंगे। इवन बहुत सारे, यानी कि ये भी कहा गया कि जी जो टिकट है उसके साथ आपको फ्री लंच और यानी कि चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, इसके भी वाउचर जो है ना वो फ्री दिए गए। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं आए, लोगों ने जो है ना काइंड ऑफ ए बॉयकॉट किया, और ये मिसमैनेजमेंट है भाई। बड़े इस किस्म के जब टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं तो आपको पता है यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, वहाँ पे इस तरह, क्योंकि बच्चों उधर तो बच्चों को इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट को देखने का, नॉट जस्ट सर्टेन कंट्रीज, आपको भी पता है। सो आप जाके यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में बांटे ना फिर
एग्जैक्टली Bother नहीं उनके अपने प्लेयर्स कह रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग ने भी यही कहा कि भाई आप कम से कम स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे मतलब लग नहीं रहा इस वक्त कि वर्ल्ड कप हो रहा है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही वरना पूरी दुनिया में चाहे होस्ट कंट्री कोई भी हो, पूरी दुनिया फील करती है कि यार, और उसका इम्पैक्ट शुरू ही तब होता है जब थोड़ी सी बूम थोड़ी सी बात, मतलब कुछ हल्ला गुल्ला। देखिए हम स्पोर्ट्स को भी एक तरह से एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं, राइट? और आई मीन इट इज बेसिकली हमारे लिए एक तरह से चलो इंफोटेनमेंट ही कह देते हो जाती। अब एंटरटेनमेंट का आगाज इतने बड़े टूर्नामेंट का मुझे बिल्कुल नहीं इस चीज़ की ना सेंस समझ आ रही है, लेकिन खैर चलें, ये तो हो गया ओपनिंग सेरेमनी में। मुझे ये बताइए कि पहला जो मैच हुआ उसमें जो परफॉर्मेंस थी दोनों टीम्स की, उसके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ। और ऑब्वियसली अजीमा आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या आपकी कोई प्रेडिक्शन थी कल के, जो कल गुजर गया मैच, उसकी कि कोई? अच्छा, दो चीज़ें मैं पहले कंफर्म कर दूं आपको। आज से 1 महीना पहले 2-3 मीडियम्स पे ये बात मैं कंफर्म कर चुका था, प्रेडिक्ट कर चुका था कि ये इंडिया है मून साइन कैंसर, अगर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो। और इस वर्ल्ड कप जो होने वाला है ये शदीद मिसमैनेज होगा। मुझे वीज़ाज़ के बारे में पूछा गया, अभी तक पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े नहीं मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी टीम को लास्ट टाइम पे जाके वीज़ाज़ इशू किए गए, ओपनिंग सेरेमनी और कैंसिल देखो हुई। हमारे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स जाते हैं, जाते खुद तो नहीं है मुंह उठा के, उनको इनवाइट किया जाता है। इस वक्त आपको पता है कई लोग ऐसे हैं जिनके पास टिकट्स हैं लेकिन उनको वीजा ही नहीं दिए, वो कैसे ट्रैवल करें? एग्जैक्टली, सब कुछ हुआ हुआ है लेकिन नहीं। लेकिन ये पूरा टूर्नामेंट, पूरा वर्ल्ड कप पूरा मिसमैनेज होगा और बहुत सारे ब्लंडर्स आपको देखने को मिलेंगे अगले मैच में। मजीद? ओह यस। चलो शुक्र है हमारी टीम पहुंच तो गई, एक रात पहले ही वीजे आए, एक दिन पहले ही आए, बट चलो पहुंच गए। बट देखे ना वो जो स्ट्रेस और एंजाइटी जिससे एक प्लेयर गुजरता है कि हम खेल भी रहे हैं कि नहीं, हम जाएंगे भी कि नहीं, वो भी तो एक बंदे को मेंटली डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है ना। ये इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और ये बड़ी ज्यादती। आप बैग तैयार रख के बैठे हुए हैं कि बस जी ना अभी ये भी जो है वीज़ा आएगा और फिर उसके बाद देखिए हमने कहीं निकलना होता है, अगर टाइम, जैसे अगर हमने यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो किसी इवेंट की होस्टिंग के लिए, सलमान भाई दोनों बहन भाई ने, तो आपको पता है आधा पौना घंटा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, बंदा का दिमाग घूम जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, सारी चीजें हाथों से निकल रही हैं। एग्जैक्टली। तो जिन्होंने इतना बड़ा काम करना है, अपने मुल्क को जाके रिप्रेजेंट करना है, आप उनको तो खराब ना करें। बिल्कुल। बट खैर अब खैर इस पे तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे भी सबने मिलके शिकायतें की, आपस में फोनों पे भी बातें की कि यार ये क्या हो रहा है। सुनी उन्होंने, पीसीबी ने राब्ते किए। और देखिए पीसीबी ने कहा हम आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, अकोमोडेट करेंगे, हमारे प्लेयर्स को अच्छे तरीके से वहां पे पहुंचा दें। बट एनीवे लेट्स बट खैर टीम का वेलकम अवाम ने बहुत अच्छा किया, इसमें कोई शक इसका क्रेडिट मैं अवाम को दूंगी। देखिए जो पॉलिटिकल चीजें उनको साइड करें, तो इंडियन अवाम ने हमारे प्लेयर्स को इतनी मोहब्बत और प्यार से, खुले दिल से, मैं यही कहती हूँ ना कि एक्चुअली दोनों मुल्कों के अवाम को नहीं एक दूसरे से इश्यूज पॉलिटिकल है, वरना बात यह कि इंसान हम सारे हैं। आपको पता है हम अफ्रीका में बैठे हुए इंसान से भी प्यार करते हैं, हम अमेरिका में भी बैठे हुए इंसान से प्यार करते हैं, क्योंकि इंसानियत का मतलब ही है कि लव ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली। आपको पता है पीएसएल जब होता है तो उसमें बहुत सारे जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, यानी जो कि टेक्नीशियंस कह लें, वो आते हैं। तो वो जब यहाँ आते हैं, शुरू में 1-2 आए और वो आके ना घबराहट का शिकार थे, यहीं पे होटल में करीब ठहरे हुए थे। एग्जैक्टली। और आप उनसे मिले फिजिकली? एग्जैक्टली, उनसे हमारी दोस्ती हुई, उनको फिर मैं लेकर गया, मैंने कहा कि यार हम भी ऐसे ही हैं। वो घबरा रहा था, पता नहीं मैं इंडियन हूँ तो क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, तुम हमारे मेहमान हो। हमने अभी तंदन को चाय पिला दी थी तो हम किसी को क्या करेंगे भाई, तुम हमारे मेहमान हो। हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा नहीं, मैं कह रही हूँ हम अच्छे लोग हैं, इसीलिए आप लोगों को कह रही थी आज सुबह सलाम किया करें और मुस्कुराया करें, क्योंकि मजीद हम और अच्छे लोग बन जाएंगे इससे। बट द फैक्ट इज, देखिए नहीं सिर्फ अपनी तारीफ करने की बात नहीं है। देखिए सलमान भाई, सिंपल सी बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी शख्स है, जब आपको उससे कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है तो आप उससे बदतमीजी या गुस्ताखी क्यों करें? हमें भी आवाम से कोई उनकी मसला नहीं है, उनके इमाम को हमसे मसला नहीं है। जो नफरत करते हैं वो करते हैं ना। देखिए क्रिकेट लवर्स हैं, दोनों तरफ हैं। आप देखिए बाबर नंबर 1 बैटर है, उसको सब पसंद करते हैं। वहां गए हैं तो बाबर के नारे स्टेडियम से लेके एयरपोर्ट हर जगह पे लग रहे हैं, तो वो वेलकम किया जा रहा है ना कि वो क्रिकेट लवर्स हैं। इसी तरह वो लोग, आपको पता है ना, जो अभी ज़का अशरफ साहब ने और इससे पहले और भी लोगों ने ये एक तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए, गांधी जिना सीरीज़ एक जो है उसका नाम रखें और वो आप सीरीज़ कराएं, पाकिस्तान की टीम वहाँ जाए, वहाँ से यहाँ पर आए, ये ख़त्म करें। आप देखें कितनी मोहब्बतें जो है ना इससे बढ़ेंगी बहुत ज़्यादा। बट एक्चुअली हमारा पीपल टू पीपल। बट आपको एक सच्ची बात बताऊँ, हमारा इतना इशू नहीं है जितना हमें
पुश बैक आता है, इसको छोड़ देते हैं बात को बिला वजह, क्योंकि देखिए वहाँ से- एज पाकिस्तानीज हमारा हमेशा से ऑब्जेक्टिव यह रहा है कि यार खुशी से सुकून से पीसफुली रह ले। एग्जैक्टली हम अपने मुल्क के हालात ठीक करें, आप अपने ठीक करें, चाहे कोई भी मुल्क हो, बट अल्टीमेटली वही चीज़ होती है ना कि पॉजिटिविटी के साथ अब हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाने की कोशिश करनी है एज अ टीम। चाहे हम क्रिकेट की बात करें, एज अ नेशन अगर बात करें, अब हमें हर किसी को छोड़ देना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए। और कोई कभी हमारे मुल्क आए तो इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत, इतने प्यार से उनको रिसीव करना है कि अगला जाके 1000 करोड़ लोगों को ये बताए कि यार ये लोग बड़े अच्छे हैं, ऐसा ही है, कि पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल ऐसा। कि सिर्फ हम ना ये नारा लगाएं, हर बंदा लगाए। इस नोट पे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो तभी लगेगा जब हम जीतेंगे। और So- आज वो मौका आ सकता है। इंशाल्लाह आएगा, मेरा तो फेथ है कि आएगा, इंशाल्लाह। ये वक्त आएगा, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। एंड द पॉइंट इज, नहीं भी जीतते तो हमारी टीम है, हमारे भाई हैं, हम तो हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेट्स टॉक अबाउट द मैचेस, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेडिक्शंस। कौन सी टीम हमें टफ टाइम देगी अजीम भाई? बिल्कुल ठीक। आपकी प्रेडिक्शन मैंने नोट करनी है और मैं उसकी छोटी छोटी क्लिप्स बनानी है, और अगर गलत हुई ना तो मैं उसको वायरल भी करना है फिर। बिल्कुल अब पता नहीं कैसे करना है, उसको कोई बीमारी लगा, उसको इन्फ्लुएंजा का टीका लगा देंगे। ब्रेक के बाद आके ये डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे एक बड़ी फ़नी बात जो बड़ी वायरल हुई हुई है, कि हम लोग भी 1992 के जब मैचेस हुए थे तो हम लोग हारे थे अपने वार्म अप मैचेस। देखिए, दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है गालिब, लेकिन वो टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो परफॉर्मेंसेस भी बड़ी ब्रिलियंट थी। देखिए, जस्ट एक चीज के ऊपर कहना कि तब भी ये हुआ था, सलमान भाई आप बेहतर बता सकते हैं मुझे, तो ये पढ़ के मैं कहा मतलब वी आर, वो तो कहते हैं ना अंग्रेजी में ग्रास्पिंग फॉर स्ट्रॉज, असल में कोई ये चीज ना हर दफा होता है। ये 2019 के वर्ल्ड कप में भी हुआ, ये जो है वो 2015 में भी हुआ, क्योंकि 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, उस वक्त ये बातें शुरू हो गई। ये जी 92 में ये हुआ, क्योंकि हमारे पास रिलेट करने के लिए एक ही वर्ल्ड कप है कि जी 92 हम जीते हैं, उसके अलावा तो जीते नहीं है। ODI का वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, ज़ाहिर T20 हम जीत चुके हैं या चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन अब इस दफा भी यही हो रहा है। भाई इस दफा भी यही हो रहा है। ओल्ड स्कूल है। हाँ नहीं, देखिए मेन वर्ल्ड कप है ही, ODI का ही वर्ल्ड कप तस्वुर किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें अब आप देखें कि जो वार्म अप मैचेस हम उस वक्त हारे थे, अब वो रिलेट कर रहे हैं कि जी हम हारे थे। अच्छा, मज़े की बात एक और आपको, कल का जो मैच हुआ, ठीक है, उसमें 2 सेंचुरीज बनी है। वो अलग बात है कि वो सिर्फ न्यूजीलैंड की तरफ से बनी है, लेकिन जो 92 में पहला मैच हुआ था उसमें भी 2 सेंचुरीज बनी थी, एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और एक जो है वो दूसरी टीम थी न्यूजीलैंड ही थी मेरा ख्याल है। क्यों? इसलिए कि न्यूजीलैंड जो है ना, उसने बेसिकली, आपको पता है जो कल कैप्टन खेल रहे थे टॉम लेदम, क्योंकि जो मेन इनके कैप्टन है ना वो गायब थे। वो, हाँ, वो उनको जरा ज़्यादा इंजरी है, वो भी बैक कल नहीं तो हो ऐसे सके। अजीब ही कुछ समझ नहीं आई। नहीं, वो देखिए बात यह है कि उनके यहाँ ये मसला नहीं है कि अगर उनका एक मेन खिलाड़ी कैप्टन नहीं खेल रहा है, इसके बावजूद वो जीते हैं। अच्छा, केन विलियमसन नहीं थे, उनकी जगह पे टॉम लेदम थे। टॉम लेदम के जो वालिद हैं रॉड लेदम, उन्होंने ओपनिंग की थी 1992 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की तरफ से। ये उनका बेटा खेल रहा है, कल कैप्टन था। क्या बात है, आप भी इस तरह के हो गए हैं, आप भी ज्योतिषियों वाली बातें कर रहे नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये किया जाता है कि ये हुआ था तो वैसा हुआ अच्छा, था बट तो एक हम सेकंड, जीत आई वांट जाएंगे। टू आस्क फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी कि जब इस किस्म के सिमिलर इवेंट्स हो रहे होते हैं फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ये एक इंडिकेशन होते हैं? नहीं, उसी इंडिकेशन चीज़ की इंडिकेशन नहीं repeat? होती, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मिथ्स बनी हुई है बहुत सारी है, लेकिन ये है कि उसको रिलेट करना उसके साथ कि उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त प्लानिटरी कंडीशंस कुछ और थी, उनका बेटा वो आज कैप्टन है तो बाकी किसी और का नहीं, बेटा, तो अब प्लानिटरी कंडीशंस क्या हैं? बाकी किसी और का बेटा आज क्यों नहीं कप्तान पाकिस्तान टीम बेटा का? बेटा नहीं है, लेकिन वो भतीजा जरूर खेल रहा है। अच्छा, ये बताएं ना कि क्या इस वक्त प्लानिटरी कंडीशंस फेवरेबल हैं पाकिस्तान की? फेवरेबल हैं। मतलब क्योंकि जिंदगी में कोई अच्छी बात भी कर लिया करे ना अजीम भाई। नहीं, एशियन ट्रॉफी का जब आपको मैंने बताया कि उसमें बिल्कुल चांसेस पाकिस्तान के नहीं थे और बड़ा टफ कंडीशंस थी, वेदर बहुत ख़राब था। इसमें पाकिस्तान के, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपके क्या बताया था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, जो काफ़ी अरसे से मसाइल का शिकार है, टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। फ़खर जमान जिसको बार बार
तनकीद का निशाना भी मेरा ख्याल है बनाया जा रहा है और सारा कुछ कहा जा रहा है, लेकिन वो बड़ा अच्छा टॉप पर परफॉर्म करेगा। मिडिल नसीम ऑर्डर में शाह के आ बांह गया। का प्रॉब्लम हो अभी गया। अभी वार्म अप में तो नहीं चले उसके आर्म की सर्जरी हुई है हाँ ना जी, अभी नसीम उनके शाह कंधे वो। की सर्जरी हुई और है। शुक्र है हमने वो तस्वीर देखी, आई थिंक साथ अपने अब्बू के थे या वो हाँ जी, जो वो उनके देखें कोच ये थे। आजकल पीसीबी जो है ना ये खुद करता है कि जी आप इस तरह से क्यों, इसलिए कि कयास आराइयाँ हो जाती हैं। आपको पता है कि वो हमारी औलाद इब्राहिम है ना, वो कुछ भी कर सकती है, उल्टी सीधी खबरें फैला सकती है कि वो जी इस वजह से नहीं लिया। भाई सीधी सीधी बात है, ही वॉज इंजर्ड, वो वहाँ पर गए, उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया, इंशाल्लाह ही विल बी बैक। 92 में भी ऐसा ही हुआ था कि वकार यूनुस जो है वो इंजर्ड हो गए थे। आपने नहीं बाज आना, आप आपने शुरू बात करें। छेड़ी है। नहीं मैंने तो बेचारे की, मैंने तो नसीम की तबीयत के बारे में कहा था, अल्लाह उस बच्चे को जिंदगी दे, सेहत दे। और वकार यूनुस जैसा बॉलर नहीं था, आप सोचें। और सोचें यहाँ आप। पे भी और वर्ल्ड कप जीते थे हम। ये देखें आप 92 का कि वकार यूनुस, कोई तसव्वुर कर सकता था उस वक्त कि वकार यूनुस टीम में जो है वो नहीं है। टो क्रशर व्यूअर्स बुरे वाला सोची पिया ते बंदा गया। मुझे ऑर्डर अब अच्छा चले, अब 92 से निकले, अब वापस 2023 में आ जाते हैं। आपकी मेहरबानी। जो इस वक्त हमारा जो हमारी टीम है, कुछ उसकी हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्क्वाड जो है हमारा, देखिए हमारी टीम हमेशा से अनप्रिडिक्टेबली प्रिडिक्टेबल रही है या प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल रही है, ये देखें ना हमेशा कहा हमारी जाता है। अमेजिंग स्क्वाड व्यूअर्स। हाँ, तो brilliant उसमें team, जो भी अजीमा ने भी बात की वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन अगर आप जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या जो इस वक्त कमेंटेटर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि अब जो बाहर के हैं, माइक अथर्टन जो हैं वो कह रहे हैं, ऑयन मॉर्गन कह रहे हैं कि सरप्राइज़ जो है ना इस वर्ल्ड कप में अगर कोई टीम दे सकती है वो पाकिस्तान है। और इंडिया के जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनको छोड़ के जो दीगर ममालिक के क्रिकेटर्स हैं वो तो कह रहे हैं सेमीफाइनलिस्ट टीम है, पाकिस्तान जाएगी सेमीफाइनल के अंदर। उनको इतनी उम्मीद है कि पाकिस्तान कैन परफॉर्म, और एक दिन पाकिस्तान बहुत बुरा परफॉर्म करती है और एक दिन अचानक अच्छा। क्या बाबर आजम ये जिम्मेदारी हैंडल कर सकते हैं? करनी चाहिए उनको, नहीं, और करनी पड़ेगी। करनी चाहिए, क्या देखिए मतलब है? करनी पड़ेगी जोगन। मैंने एक बात अभी कुछ दिन पहले कही थी, मैंने कहा था कि पहले मैच से पहले बाबर आजम को बड़े फैसले करने पड़ेंगे, वरना आखिरी मैच के बाद उनसे मुताल्लिक कोई बड़ा फैसला ना हो जाए। क्यों? इसलिए कि ये इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। अब कैप्टनसी बड़ी मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें। बाबर आजम इज़ नंबर 1 बैटर, क्लासिक प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप दूसरी टीमों की भी मिसाल देखें कि वहाँ पर जब तेंदुलकर को कप्तानी मिली वो परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दे सके, उनकी परफॉर्मेंस मुतासर हुई, तो लोग फिर पीछे हट जाते हैं, खुद कहते हैं यार मैं बस क्रिकेट पे फोकस करूँ। कैप्टनसी आपने जैसे, क्योंकि कैप्टनसी जो है ना एक साइंस है, ठीक है, ये आसान होता है, हम लोग बाहर बैठ के बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन वो जो कैप्टन है आप उन प्लेयर से पूछें जिन्होंने खेला है, मिसबा के बारे में, हफीज़ के बारे में, वो कैलकुलेशंस पे आजकल जो है ना स्मार्ट क्रिकेट हो गई। अच्छा ओके, गुजरात में कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू Exactly. से बाबर आजम के स्टार साइन, बिकॉज हिज बर्थडे इज 15 अक्टूबर, हाँ जी। लिब्रा। लिब्रा है। एज ए लिबरन देखें, दो चीज़ें हैं। एज ए लिबरन मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा सा टफ टाइम जो चल रहा था ना, 3 साल से लिबरन्स का पीरियड स्टार्ट हुआ हुआ, और वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा बाबर। 50-50 चीज़ें, वार्म अप मैचेस में भी, बाकी सारी चीज़ें। कैप्टनसी का ज़्यादा कि उसको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा या होगा, वो करेगा। और उसकी प्लानट नहीं, जो 3 साल से टफ टाइम लिब्रन्स का चल रहा है, मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ ना, हमारी प्रोड्यूसर भी लिब्रा है ना हाँ जी, सिद्रा, तो मैं अक्सर टेंशन में रहती हूँ। लिब्रा की कई बात होती है, मेरे कान खड़े हो जाते 3 महीने से टाइम अच्छा स्टार्ट हो गया है। 3 और महीने से अगले- अच्छा वक्त शुरू हो गया है। अच्छा वक्त शुरू हो गया है, मिठाई मंगवा लेते हैं अब। क्या बात अच्छा, है। अब तो अजीम भाई तो एज ए लिबरल देख रहे हैं, मैं एज ए लिबरल देखूंगा एक एज ए लिबरल, हाँ जी। कि उनको कितनी लिबर्टी मिलती है। अच्छा वो है, उनको लिबर्टी हासिल है, वो अपनी टीम बनाते खुद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए टीम ज़रा लेट भी अनाउंस हुई थी, उनको अपनी मर्ज़ी के प्लेयर्स चाहिए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मर्ज़ी के आपको प्लेयर्स मिल गए हैं तो फिर मर्ज़ी के नताइज भी मिलने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है वो नताइज मर्ज़ी के मिलें, और ज़रा उस पर जो इल्ज़ामात लगते हैं ना कि जी दोस्ती यारियाँ ये ना निभाएं, बल्कि फोकस करें कि परफॉर्म कौन कर रहा है। आपके अच्छे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, कोई बात नहीं, आप उनको बाहर बिठा दें। देखिए दोस्ती यारी से कॉमराडरी भी बढ़ती है। आई एम सॉरी, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, आप एज अ टीम जब आगे बढ़ते हैं, जब आपके अच्छे ताल्लुकात होते हैं और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के साथ, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस पे। क्योंकि देखिए क्रिकेट इज़ नॉट ए वन मैन स्पोर्ट, इट इज़ अ टीम स्पोर्ट। लेकिन उस टीम के पीछे 12 करोड़ अवाम भी हैं, 22 करोड़ अवाम भी हैं। वो 22 करोड़ अवाम जो है ना, उनकी नजरें होती 10 हैं। करोड़ को पता नहीं कहाँ। नहीं, वो मैं दूसरी उसके ऊपर चला गया। तो 22 करोड़ अवाम जो है ना, वो भी तो देख रहे हैं बेसिकली। उन्होंने देखना है कि परफॉर्मर को आप टीम में रखें। बॉलिंग अटैक का वजह बताएं, हमारी जो हमारी देखिए ना, नसीम शाह तो आउट हो गए, बट वी हैव शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली,
शाहीन शाह जो हारिस। अपनी जिस फॉर्म के लिए मशहूर हैं कि वो चंद शुरू के दो पहले या दूसरे ओवर में विकेट ले लेते हैं, वो फिलहाल अभी उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहे। बट आई एम वेरी मच श्योर कि एक ही मैच चाहिए होता है आपको फॉर्म में वापस आने के लिए, एक परफॉर्मेंस चाहिए होती है। ही विल बी बैक इंशाल्लाह। फिर उनका साथ देने के लिए जो है वो ज़ाहिर हारिस रऊफ़ हैं, क्योंकि वार्म अप मैचेस में ज़रा पिटाई उनकी ज़्यादा हुई है, लेकिन ठीक है एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आप ग्राउंड में उतरते हैं। और नेदरलैंड्स की टीम को भी, ये मैं नहीं कह रहा, खुद आप टीम के भी लोगों से पूछेंगे, हल्का नहीं लेना हमने, क्योंकि 2022 के वर्ल्ड कप में वो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को भी हरा चुके हैं, तो अपसेट्स उन्होंने किए हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर है क्योंकि ओडीआई मैचेस हैं, पाकिस्तान जो है ना इससे पहले भी वो कंफर्टेबली जीत चुका है। मुझे तो ये लग रहा है कि एक थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल है, हमारी आवाम भी यही कुछ जनरली ये सोच रही है कि हाँ तो हम जीत ही जाएंगे। नहीं, ये जिस तरह एशिया कप में हारे हैं ना श्रीलंका से, तो अवाम ने भी सोच लिया है कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस हाई ना रखो, बस दुआ करो कि या अल्लाह ये परफॉर्म करें और हम अच्छे तरीके से अच्छे मार्जिन से भाई आज का मैच नेदरलैंड की जीतें। इतनी अच्छा टीम परफॉर्म करके आई है, क्वालिफाई करके, तो बहुत अच्छा तो perform करके आई है। हमें इस बात को निगेट नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स देखें, एक बात बताऊं, जनरली एक टीम की अगर परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल अच्छी नहीं रही, बट अगर उन्होंने अपनी थोड़ी सी टीम को ऊपर नीचे किया है और सॉलिड प्लेयर्स लेके आए हैं, तो फिर तो आप नाइजीरिया या जर्मनी की टीम से भी हार सकते हैं। मैं वैसे एक बात कह रही हूँ ना Exactly. कि आज के मैच में व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जीतेगा, और मुझे ये यकीन है कि जो प्लेयर्स इस वक्त फॉर्म में नहीं हैं, जैसे फ़खर जमान हो गए, मुझे ये भी पता है कि बाबर आजम जो है ना वो थोड़ा सा चलते हैं एक स्पेसिफिक माइंडसेट लेके, जो हमने देखा है कि वो अपने कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छेड़ते नहीं। यही वजह हुई कि आप देखें कि जब वर्ल्ड कप से पहले इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, ज़मान खान का नाम आ रहा था, उन्होंने कहा नहीं जी बस एक आध चेंजेस, और वही इंजमाम उल हक ने कहा कि बस एक आध हमने चेंजेस किए जिसके अंदर हसन अली को हम टीम में वापस लेकर आए। अब हसन अली का बेसिकली इंडिया जो है वो ससुराल है, आपको पता है, ठीक है, तो शुएब मलिक भी ससुरालियों की पिटाई खूब करते थे। लेट्स सी कि हसन अली जो है वो बॉलिंग में और बैटिंग में कैसी पिटाई करते हैं। क्या बात है, व्हाट अबाउट यू? अच्छा, पाकिस्तान आज का टॉस जीत रहा है और बैटिंग कर रहा है मेरी प्रोडिक्शन के मुताबिक, और करनी बड़ा चाहिए। स्कोर सेट करेगा पाकिस्तान। करनी चाहिए। आई वॉन्ट टू सी, ये क्लियर बात ऑन द रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि हम टॉस जीतेंगे और बैटिंग करेंगे बैटिंग और बड़ा टारगेट सेट करेंगे। और बड़ा टारगेट सेट करेंगे मैं इंशाल्लाह। जीतेंगे। जीतेंगे? हो यस। ओके, अजीम भाई की भी आपने Comfortably. प्रेडिक्शन सुन ली, मेरे प्यारे सलमान भाई की आपने उम्मीदें भी सुन ली और ख्वाहिशात भी सुन ली और रिक्वेस्ट भी सुन ली। अब व्यूअर्स, दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सुरखरू करे, फॉर्म्स हमारी वापस आए। टीम को। फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनकी प्लेयर्स की Form नहीं है ना, important शादाब की, फ़खर की, इनकी फॉर्म्स, शाहीन की, ये वापस आए, वापस अपने उसमें आ जाए ना, जो जिस तरह ये परफॉर्म करते हैं अपने वो जो कहते हैं ना कि एक स्ट्रेंथ के अंदर और अपनी Exactly, परफॉर्मेंस लेवल के exactly. अंदर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, बेस्ट ऑफ लक टू आवर टीम, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स ऑफ कोर्स। बट पाकिस्तान जीत जाए आज भी और जीता ही चला जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, क्विकली कौन सी टीम से हमें नर्वस होना चाहिए, घबराना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम देखिए सेकंड नंबर पे टॉप टीम थी, कोई भी टीम जो है ना उसे नर्वस नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। एक इंडिया ही अच्छा, है, अभी उनको tough time रिकॉर्ड कौन इंडिया देगा? के साथ ही है, इनको इंडिया नहीं टफ टाइम देखिए, इंडिया के साथ तो एक पुरानी एक सिलसिला चल रहा है ना। Home मैं ground पूछूं है कि ना। टफ टाइम कौन देगा हमें? इंडिया हो गया, सिर्फ इंडिया ही फिलहाल है, बाकी टीमों के साथ रिकॉर्ड अच्छा है हमारा वर्ल्ड कप का, हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। सो देयर यू गो व्यूअर्स, ये कुछ करना बहुत ज़रूरी था। अब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा लाइटर गुफ्तगू की तरफ चले जाएंगे। वैसे ये भी एक काफ़ी जुमला कह दूं? क्या? पाकिस्तान टीम वो है, वो किसी भी मौके पे किसी भी दूसरी टीम को ऐसा बना देती है कि वो टफ टाइम दे दे। क्या बात है आपका, आपकी ये बात इस मामले में अल्लाह करे कि सही रहे और हम सुरखरू। आमीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वंडरफुल वंडरफुल। और देखें, जब दाद एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी दे, अशरफ खान साहब हमारे मुल्क के एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट, आई कांट जस्ट कॉल यू एन एक्टर बड़ी सर, नवाजिश, यू, बहुत शुक्रिया। आपका इस सेट पे आना हमारे लिए ऑनर। मैं तो अपने घर आता हूँ जब भी इस पीटीवी सेट का, मैंने घर नहीं कहा अभी, घर तो आपका ये पूरा इदारा है। मेरा इदारा मेरी तो सिर्फ ये कुर्सी एक छोटी सी घर ही है ना, बट माशाल्लाह, मतलब आप जैसी पर्सनालिटी का हमारे शो के लिए वक्त निकालना, आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जतों से नवाजा है माशाल्लाह। हम अगर आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मतलब अगर ओल्ड स्कूल पीटीवी की अगर हम बात करें, देखिए बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली आपकी इतनी चीज़ें अमेजिंग आई सामने, वायरल भी हुई, लेकिन
उस वक्त जब वायरल होने का मतलब होता था पीटीवी पे आना, बिल्कुल अफसर बेकार खास, 50-50, जनरल, पूरा डबल सवारी, नया कानून और भी बहुत से ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स। एंड देन ऑफ कोर्स आपको तमगाए इम्तियाज़ से भी नवाजा गया एंड many अवार्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। माशाल्लाह सर, थैंक यू आपके वक्त का। आज आपके साथ ये जो मेरी सहेली बैठी हुई है प्यारी सी, बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपका 14 अगस्त को अनाउंस हुआ सितारा इम्तियाज़, इंशाल्लाह 23 मार्च 2024 को ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह वो भी रिसीव करेंगी। एंड तमगा इम्तियाज़ से तो आपको पहले नवाजा गया था। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हमें ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह मज़ीद कामयाबी दे शबनम आपको। थैंक यू। अच्छा, जब हम बात करते हैं पीटीवी की, तो पीटीवी के साथ आप दोनों का एक बड़ा प्यारा ताल्लुक़ है और हमारी कोशिश भी यही है कि हम पीटीवी को उसकी अभी भी ग्लोरी है लेकिन फॉर्मर ग्लोरी के ऊपर वापस लेके जाएं। तो आपकी सजेशंस भी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपका एक्सपीरियंस विद पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। सर आपका भी और मेरी जान आपका भी। मेरी तो इब्तिदा ही पीटीवी से है, पहले रेडियो था। नहीं, इब्तिदा तो घर पे हुई थी सर, उसके काम की इब्तिदा। आप तो पत्थर के ज़माने में चली गई। मैं अभी हाल ही की बात कर रहा था, लाइव के दौर 1902 की बात कर रहे हैं। लाइव के दौर की। तो इब्तिदा पीटीवी से, हम लोग मेरा पहला प्रोग्राम था यहाँ से, लाइव क्या नाम था? हम लोग लाइव था। फिर उसके बाद एक निज़ामुद्दीन की बैठक यहाँ से मैंने किया इसी पीटीवी इन्हीं स्टूडियोज़ में। तो वो भी तकरीबन 25 मिनट का एक चंक होता था। अगर 24 मिनट और 30 सेकंड पे आप भूल गए हैं तो आपको फिर से 25 मिनट करना पड़ता था। ये एक्सपीरियंस है मेरा पीटीवी का। तो दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह ये कोई भूल ना जाए, कोई फंबल ना कर दे, कोई कुछ यूँ ना कर दे, और वो बगैर खूबी 25 मिनट पूरे हो जाते थे तो जान छूटती थी। सर, होस्टिंग में बंदा चीज़ें भूल जाता है, तो परफॉर्मेंस जब देनी होती है लाइव ऑन टेलीविजन, भाई खुदा गरी के रहमत थिएटर करे। में जब लोग करते हैं तो आपको पता है एक लिमिटेड लोग होते हैं, एक हद से ज़्यादा नहीं होते। खैर अब तो उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है, लेकिन करोड़ों आवाम आपको देख रही है और आप परफॉर्म कर रहे हैं। और वही आपने कहा ना, एक बंदा लाइन भूल गया तो बेड़ा गर्क हो गया। टीवी से लाइव प्रोग्राम्स, जैसे म्यूज़िक के भी प्रोग्राम होते थे और वो ऑन एयर जाते थे लाइव। तो एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ गया इस बात से कि एक इसी तरह से दरख्त था और शायद ही वाला स्टूडियो था, गीत बहार उस प्रोग्राम का नाम था। और मैं अब गा रही हूँ और लाइव में हमारे साथ बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। अब लाइव वो प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है और मैं टहनी को हाथ लगाया, टहनी मेरे हाथ में आ गई है और फिर मैंने उसको क्या किया, इसको इसी तरह से पूरा गाना जो है वो टहनी को पकड़ के किया, क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ती वो गिर जाती नीचे। जैसे ये सीन भी बड़ी मुश्किल हमने काम किया। माइक का स्पंज गिर जाता है, बिल्कुल गिर वो जाता भी है। उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता जी है। बिल्कुल। और जो सीरी आपको छोटी सी During the नजर आई थी ना, तो आप इस लड़की की आजिज़ी को देखें। मैंने कहा कि भाई मेरा शॉट खत्म होता है तो ये गा रही होंगी, तो मैं माइक का जो वो फोम है वो उठा के वापस लगा दूँ ना। शबनम ने कहा कि सारा कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है, अपने घर आई हो और बहन के कमरे में आई हो, बिल्कुल ऐसे। तो कम से कम ये टेंशन नहीं होनी चाहिए। आई गॉट यू, ये तो टहनी मैं पकड़ लूंगी। टहनी गिर गई, माइक का स्पंज गिर गया, ये तो एक अलग बात नहीं, है। लेकिन आपके साथ एक बहुत बेहंगम सा वाकया हुआ था। वो क्या था? अच्छा, बेहंगम सा तो नहीं, आपने हाथ उठा दिए थे एक दफा। वो मैंने उठा दिया, मैं भी सुनाता हूँ वो। मैंने उसकी तरफ भी जाना। पहले ये भी सुन ले, यही स्टूडियो था, जंगो जदल थी लाइव का वो। तो उसके बाद वो कई लोगों को खंजर लगा, किसी को तलवार लगी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, उसके वो बताइए मुझे स्टोरी। बट मैं उससे पहले ये जंगो जदल की बात करें। सर, ये स्टूडियो बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। वो स्टूडियो ए स्टूडियो की बात कर रहा हूँ मैं। ये हमारा बी स्टूडियो है, ये उससे ज़रा छोटा है। इससे छोटा भी हमारा 7 फला है। हाँ। उसमें भी हमने बहुत काम किया। तो लाशें गिर गईं। तो उस ज़माने में फ्लोर मैनेजर जो होते थे, वो स्क्रॉल चलता था आखिरी सीन के बाद, तो वो लाशें पड़ी हुई थीं। तो वो जब स्क्रॉल चल जाता था तो वो चुटकी बजाते थे तो लाशें उठती थी। एक लाश बहुत जल्दी में थी, वो अभी स्क्रॉल चल रहा था तो वो उठ के बैठ गया। तो उन्होंने कहा ओए ओए, तो वो फिर गिर गया। क्यूट। ये लाइव में ये होते थे। सर, अगर उठ भी गया था तो करता और फिर गिर जाता। ये क्या था कि उठेगा डिगना? अच्छा, ये क्या बात हुई? जालिम फिर से मार दिया। जालिम कह के मार दिया। जालिम फिर से मार दिया। हाँ, वैसे बातों से भी
मौत वाकया हो सकती है, जिस किस्म की हॉरिबल बातें आजकल लोग एक दूसरे के बारे में सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। ऐसे ही है। जी सर, एक दफ़ा का वाकया है, जी सरमद सहबाई साहब के साथ आप एक जी। प्रोजेक्ट कर रहे थे और आपने आई थिंक ज़िंदगी में वाहिद दफ़ा हाथ उठा दिया कि मैं नहीं करना। नया कानून उस ड्रामे का नाम था। अच्छा, सादत हसन मंटो साहब का अफसाना है और मैं फ्रीडम फाइटर मंगू कोचवान का रोल कर रहा था। 1936 की कहानी दिखाई गई थी। इसी पीटीवी से हम निकलते थे रात को 2-2:30 बजे, क्योंकि 1936 की कहानी थी। खंबे ना आ जाएं, तारे ना आ जाएं, रिक्शा ना आ जाए, मोटरसाइकिल की आवाज़ ना आ जाए। 5 बजे से पहले वापस आते थे। जिच हो गए, कई दिन हो गए, तो बागे जना में मैं खड़ा था उसमें टांगा लिए हुए। तो वो वक्त आ गया कि मैंने खड़े होकर मैंने कहा मैंने नहीं करना ये ड्रामा। तो बजाय इसके कि वो गर्मी खाते सरमद सहबाई साहब वो घास पे लेट गए और हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, आप हंस किस बात पे रहे हैं? कहने लगे यार तेरे वर्गा बंदा जो कभी नहीं कुछ कहता वो खड़ा हो गया। तो मैंने कहा ये आपने जिच किया मुझे, आपने। 27 दिन में वो ड्रामा रिकॉर्ड हुआ था, 27 दिन। और वो था कितना लंबा? एक सिंगल और एपिसोड उसकी पंच लाइन ये थी कि उसमें बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन हुई थी मेरी, मंगू कोचवान की। तो जब अवार्ड देने की बारी आई तो वो कोई और उचक कर ले गया। अनाउंसमेंट आपकी हुई? मेरी भी हुई, उसकी भी नॉमिनेशन थी, तो उन्होंने उसको दे दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, हमारा अवार्ड पब्लिक होती है, वो बताती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बोर कर रहे होते हैं। तो सड़क पे खड़े होकर कह देते हैं और राती मज़ा नहीं आया, जी मज़ा नहीं आया राती, सामने मुंह पे। और शर्मिंदा हो जाता आदमी, क्या कहे, क्योंकि अब आपने कुछ भी नहीं किया होता। और कई उसके पीछे लवाजमात होते हैं जिन्होंने आपकी परफॉर्मेंस डेड की होती है। तो मुंह पे कहते हैं अच्छा किया हो, तो वो कहते हैं राती बड़ा मज़ा आया जी, क्या बात है। बट यू सी, यही तो एक चीज़ है, जैसे कि मैंने कहा ना, वायरल इंसान तब होता था जब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे आता था। एक गाना शबनम गाया और नेक्स्ट डे आप एक सुपरस्टार बन गए। आपकी बात नहीं करी, जनरली ये होता था। ऑब्वियसली आपकी तो एक प्रॉपर जर्नी है जिसके थ्रू आप गुजरे, बट उस वक्त ऐसा होता था एक गाना गा दिया, सारी ज़िंदगी के लिए आप स्टार बन गए। एक चैनल एक होता था ना, आज लाखों करोड़ों गीत भी लोग निकाल रहे हैं, इतने यंग आर्टिस्ट आते हैं। खासा मेरा दिल रोता है कि बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। लेकिन मैं इतने चैनल्स होने के बाबावजूद नहीं मौका मिल रहा, रिकग्निशन अभी जैसे अभी जो इतना टफ टाइम जा रहा है, मैं अल्लाह ताला का 1 करोड़ दफ़ा भी शुक्र करूं तो वो भी कम है कि इस दौर में अभी मेरा एक रिसेंटली एक सराइकी सॉन्ग आया है, पागल बना देता ही चन्ना तेरा शुक्रिया। उस पर बहुत सारे उसके Crazy viral 8 मिलियन तो उसके अभी हो गए कुछ हफ्तों में ही उसने इतना। और आप देखिए कि कितने सोशल मीडिया पे कितने क्या क्या बट आपको एक बात बताओ, हमारी सराइकी बेल्ट माशाल्लाह माशाल्लाह एक तो टैलेंटेड भी बहुत है, उसके अलावा जो सराइकी सॉन्ग्स है वो लोग, चाहे आपको सराइकी समझ आए या ना आए, समझ आ ही जाती है ना आपको, बिकॉज इतनी मुख्तलिफ नहीं है उनसे। थोड़ी थोड़ी वो होती है सराइकी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं करने लगी थी इस वक्त के दौर में कि वो ट्रेंडिंग पे आया और ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चला, जिसके जिहाली मस्ती श्रिया घोषाल और जिसने गाया था उसका वो 3rd नंबर पे चलता रहा गाना। और हमारा ये जो सराइकी है, मतलब ट्रेंडिंग में नंबर 1 रहना बड़ी बात है, और फिर कई हफ्ते रहे। बट ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बट शबनम अगेन आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टार हो ना यार। बात है कि आप एस्टैब्लिश्ड हो, बॉस एस्टैब्लिश्ड हैं, आप लोग वायरल के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। बहुत अरसे के बाद, गैप के बाद, वैसे तो बीच में आते रहे हैं गाने फिल्म्स के, या दिल चीज़ है क्या जाना, वो भी देखें कब से स्टार्ट हुआ, जब मैं खुद 12-13 साल की थी तब से वो इतना हिट हुआ। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप बीच में होता रहा, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। और फिर इस दौर में कि जहाँ पे बंदा सोच ही नहीं सकता, वही चीज़ है कि अच्छी चीज़ बनाओ, लोगों के हिसाब की बनाओ। लेकिन जब अच्छी चीज़ की बात करते हैं तो आज भी 50-50 के बारे में मतलब मैं अक्सर शो, मतलब कोई मेरे साथ फॉर एग्जांपल डायरेक्टर बात कर रहा होगा, प्रोड्यूसर बात कर रहा होगा कि जी हमने ये प्रोजेक्ट है बनाने जा रहे हैं, आपको याद है 50-50? मैंने कहा याद ना भी हो तो पीटीवी पे बैठ के इतना 50-50 की बात हो चुकी है, देख चुकी हूँ। बाहर का बंदा हमेशा जब अच्छे काम की बात करता है, धूप किनारे, तन्हाइयाँ, 50-50, इन प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है जो हर दौर में हिट है, बिकॉज वो इतने पर्टिनेंट चीज़ों पे बात करते थे। इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन
ब्रेक में जाते हुए 50-50 की एक ट्रिब्यूट कह दें आपको पेश करते हुए जाएंगे। वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। Rano, What way? listen, Rano. Way, what way? I promise you, Rano. I will come back soon, Rano. पंछी ते परदेसी. I mean, birds and passengers are never back. You are a great liar. I don't believe you. Keep I speak near, Rano. Just you shut up. वे तू हटो परे 24 घंटे वही मुराद बने रहते हो। मेरा बच्चा रो रो के 1.5 घंटे से हलकान हो गया इधर। तो तुम यहाँ क्या लेने आई हो ये दुकान पे? तुम्हारा खाना लेकर आई थी। 50 दफा समझाया खाना रखा करो, सीधी घर जाया करो। जा रही हूँ ना, शोर का को मचा रहे हो खाम खाने। और तुम्हारा भतीजा रो रहा है 1.5 घंटे से, तो तुम उसे 4 आने के बिस्कुट मंगा के नहीं दे सकते? यार सुबह पे कहा कि कोई नहीं आया। हाँ जी व्यूअर्स, हम किचन में आ गए हैं। देखिए कोफ्ता बिरयानी बने और हम किचन में जहाँ जाएं तो बात गलत हो जाती है। सिचुएशन बन गई बिरयानी, कोफ्ते बन गई बिरयानी। भाई इतना लजीज है। देखिए रायता भी तैयार है, सैलेड भी तैयार है। देखिए जब सर्व करें खाना, बच्चों को करें बड़ों को करें, इस तरह अगर प्यारे अंदाज में करते हैं ना व्यूअर्स, तो खाने का मज़ा डबल क्या ट्रिपल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जल्दी से मैं खान साहब की चाय निकाल लूँ। अभी मैंने उनको कहा कि चाय तो पिएं, तो मुझे कहते हैं चाय मैं कैसे पीऊँ, ये तो अब स्ट्रॉ से पीने वाली हो गई है। एलो सर जी, ऐ ना कहना के थैंक यू, बहन ने चाय नहीं पिलाई, बहुत शुक्रिया, बहुत गरम चाय नहीं पिलाई, उन्हें तो स्ट्रॉ से पीने वाली हो गई। अच्छा चलिए अब 50-50 की बात करते हैं। एक तो वो क्लिप मेरा इतना फेवरेट है जो हमने शुरू में चलाया था। मुझे बताइए कि 50-50 के आइडियाज़ कैसे आते थे और ये होता कैसे था? क्योंकि लगता है कि जैसे कोई जीनियस ने, जिस तरह फ्रेंड्स नहीं होता था एक शो अंग्रेजी का फ्रेंड्स, बिल्कुल ईयर आफ्टर ईयर चलता गया, उसको वो भी आज भी उसको देखें तो उसको इतना एंजॉय किया जाता है। 50-50 भी एग्जैक्ट ऐसी चीज़ है। और उधर कोई 10-15-20 लोगों की राइटर्स की टीम थी। तो ये 50-50 कैसे तैयार होता है? 50-50 तो शुरू के जो 3 महीने थे वो अनवर मकसूद साहब ने लिखा था। फिर वो कुछ डिस्प्यूट हुआ, पता नहीं क्या हुआ, तो फिर सारी जिम्मेदारी आर्टिस्टों पे आन पड़ी। उन्होंने कहा जी इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, चूँकि ये इनको पता है क्या करना है। तो फिर खुदा गरी के रहमत करे, इस्माइल तारा साहब, शुएब मंसूर साहब, मैं, माजिद जहांगीर साहब कभी कभी बैठते थे। दोनों को अल्लाह जन्नत नसीब करे, जल्दी चले गए वो। तो वो हम बैठ के लिखे। इसमें ऑब्ज़र्वेशन जो थी वो 100% चाहिए थी कि फ़कीर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डॉक्टर क्या करता है, कांस्टेबल क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती थी। ये पब्लिक प्लेसेस पे बैठ के बनता था। गुफ्तगू समथिंग व्हाटएवर एंड हो गया। यानी जो चीज़ हम देखते थे उसी को हम वो बना लेते थे कि यार ये अच्छा है, ये इसका आइडिया कुछ थोड़ा सा। ये आपने कहाँ पे देखा कि एक फूल वाला बैठा हुआ है और एकदम से वहाँ पे दुल्हन वाला ये फूल वाली दुकान, और उधर आपने वो घूंघट उठाया तो आगे से वो गाना एक मुझ पे होता था, अस्थाई पिक्चराइज होती थी, मेहदी हसन साहब की सुरीले गाने में लाता था। तो ये उसी का एक हिस्सा था। ये सबकी मिली भगत है बेसिकली। हाँ, सबकी, सभी शामिल होते थे इस जुर्म में। नहीं बट क्या ये मुश्किल होता था करना है? देखिए ना, क्योंकि ये तो नहीं है कि एक ही सेट पे सब कुछ शूट हो गया। हाँ। वो क्लिप्स होती थी, वो जुड़ती थी, वो ये कुछ इसके बारे में भी 5 दिन वो लिखा जाता था और 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी। जुमा सुबह 9 बजे जो एक एपिसोड बनता जी, एक एपिसोड सुबह जुमे को 9 बजे दाखिल होते थे स्टूडियो में, हफ्ते को सुबह 9 बजे निकलते थे। 24 घंटे जो 5 दिन लिखा जाएगा और 2 दिन रिकॉर्डिंग हुई, हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं। 7 दिन उसमें लगते थे। फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? अभी जो अब काम हो रहा है बहुत जगहों पे, हम भी कर रहे हैं भाई, ये एक दिन में 2 एपिसोड, एक दिन में 2 एपिसोड सिटकॉम के शूट कर लिए जाते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? सिटकॉम का भी एपिसोड बनाने के लिए कम से कम 2 दिन की तो आपको शूट करनी चाहिए कि कोई तमीज की चीज निकले। एक जगह बैठे बैठे सारा कुछ हो गया और खत्म हो गई बात। वो अब बहुत फास्ट हो गया काम और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं, इसीलिए कोई सिटकॉम 1-2 ही हुए हैं जो बहुत वायरल हुए हैं। उसके अलावा तो एज सच सिटकॉम्स का तो ट्रेंड ही खत्म हो गया क्योंकि किसी को बनाने ही नहीं आ रहे।
तो 50-50 बेसिकली वाज नॉट जस्ट समथिंग जो एवं ही होती थी। 5 दिन उससे ऊपर लिखाई हो रही है, आप लोग फिर 2 दिन की, तो यानी कि एक हफ्ते में एक ही एपिसोड आप लोग एक ही होता था, चलता भी वीकली था वो। और अब तो ये है कि आप कुछ भी करें वो उसका रिज़ल्ट भी बहुत कम मिलता है। ये आज भी लोग भेजते हैं एक दूसरे को, मसाइल वहीं रखे हुए हैं, इसलिए वो स्किट्स ज़िंदा है कि अगर ये चीज़ नहीं मिल रही तो वो अभी भी नहीं मिल रही, बड़ी कोशिश के बावजूद, तो वो तो ज़िंदा ही रहेगा ना। बिल्कुल। अगर वो मसला ख़त्म हो गया होता तो ये बिल्कुल फीके हो गए होते। सो यू नो, एंड आई गेस बात यह है कि एक डेवलपिंग नेशन का फ़ायदा और नुकसान यही है कि मसाइल बहुत से होते हैं और उन मसाइल को ही अगर इंसान हाईलाइट करे तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग क्रिएट हो जाती हैं। बात यह है कि एफर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल भाई आजकल तो राइट, हम सेट पे होते हैं तो स्क्रिप्ट मैं आपको बता नहीं सकती शबनम जी, आप इस मामले में ज़रा बची हुई हैं कि आप इस तरफ एक्टिंग की तरफ आपने को खास फोकस नहीं किया। अगर आप एक्टर होती तो आप हमारा ये पिटना समझ सकती हैं। आप सोचे कि आपने गाना गाना है और आप खड़ी हुई हैं और स्टूडियो के अंदर और आपके पास गाना ही नहीं है और आपको गाना आ रहा है और आप उसको देख रही हैं और कह रही हैं यार ये क्या गाना लिखा हुआ है, और वो कह रहा है आप गाएं गाएं हम आपको बताते हैं, और आप गा रही हैं और बीच में वो आपकी इस्लाह करे। हमारे साथ ये होता है सर। अभी ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी मैं एक प्रोग्राम करके आई थी एक चैनल पे और उसमें कॉमेडी और आर्टिस्ट इस तरह से मिक्स सब था सारा, और वो उनको एक एक लाइन जो है वो बता रहे हैं, अब किसकी लाइन है, अब आप बोलेंगे, आप खामोश रहिए, आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे, इस तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं। मतलब ये फास्ट हो रहे हैं। बट आप सोचे कि स्क्रिप्ट ही नहीं दी जाती सर, और फिर जब आवाम रोक के कहती है कि आपका कल मज़ा नहीं आया तो इसलिए मज़ा नहीं आया क्योंकि हमें भी नहीं मज़ा आया काम करने का। ये स्टेज मेहनत ही नहीं की उस पे, मेहनत ही नहीं की। स्टेज जो था ये आखिरी दिनों में आके ये हो गया था कि कौन, अशरफ खान साहब आप अपना कुछ बना लें। अबे मैं क्या बना लूँ यार, क्या मतलब, वो आपका रोल ये है तो कुछ इसमें बना लें। वो सब अपना अपना बनाने लग गए, तो फिर हुआ ये कि वो ड्रामा कहीं का कहीं जा पड़ा। वो जब डायरेक्टर थे वो मूव्स बताते थे, वो कहते थे ये यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, आपकी वो खाली मूव नहीं होनी चाहिए। जो मतलब सीखते बहुत है ना आप, ये जो सिखाने वाले बहुत अच्छे थे। हाँ जी, उस वक्त आप वो आपका एक्सपीरियंस जो है वो स्ट्रांग होता है, और यही वजह है कि आजकल के और जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनमें क्या फ़र्क है। अच्छा मैं एक मज़े की बात बताऊँ शबनम, जो मैंने नोट की है, इनके वक्त में जो इनके सीनियर आर्टिस्ट थे वो एग्जिस्ट करते थे और ये लोग फील्ड के अंदर आए। अब बहुत से सीनियर आर्टिस्ट जो हैं वो काम ही छोड़ चुके हैं और उनकी जगह नए आर्टिस्ट को रखा हुआ है जिनकी एज ज़्यादा है, ताकि वो माँ बाप भाई बहन का इस किस्म के रोल प्ले कर लें। सर ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, सीनियर्स छोड़ते चले जा रहे हैं, छोड़ते कहते हैं हमने नहीं करना, पहले हम काम करते थे रोजी रोटी के लिए, अब हम सब कुछ बनू के इसलिए काम करें क्या, क्योंकि हमारी एक इज्जत है, एक वकार है, लोग हमें देखना चाहते हैं। अगर इन्होंने जलीली करना तो हम क्यों काम करें, सही क्या गलत? ये तो आप सीनियर आर्टिस्टों की बात कर रही हैं। हमें असातिज़ा जो मिले हैं इसी PTV में, शहजाद खलील साहब, नुसरत ठाकुर साहब, राशिद डार साहब, और ये लेजेंड्स, बख्तियार अहमद साहब, यावर हयात साहब तो खैर मैं तो कहता हूँ उनके नाम पे सड़क का नाम होना चाहिए। शहजाद खलील साहब के नाम पे तो कराची में सड़क बन गई। खलील एवेन्यू, शहजाद खलील एवेन्यू है, ये इस रोड का नाम भी यावर हयात साहब के नाम पे होना चाहिए। बहुत बड़ा नाम PTV। ये हमें कदम कदम पे, और ये करके दिखाते थे। अब बहुत कम हो गया है कि किसी आर्ट डायरेक्टर को फंसाना हो तो आर्टिस्टों ने चेज़ा लेना हो तो वो कहते हैं सर ज़रा करके दिखाइए। वो कहाँ से करके दिखाएगा, वो कहता मैंने करना तो फिर आपको क्यों लिया हुआ, लड़ पड़ते हैं आपस में। वो करके दिखाते थे कि यूँ करके यूँ करना है, यूँ कर, वो सीखा हुआ काम आता है लोगों के। फिर हमारे सीनियर्स मोहम्मद कबीर खान साहब, मसूद अख्तर साहब, ये सारे इनको देख के हम सीखते थे कि ये कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। अब क्या करें, वो है ही नहीं, और फिर सीखने का जज्बा भी अब नहीं है। यही प्रॉब्लम म्यूजिक की फील्ड में आ गई है शबनम। मुझे पता है कितने यंग आर्टिस्ट को आपने पकड़ के सिखाने की कोशिश की, कुछ बना उनका? क्योंकि अब मेहनत नहीं हो रही यार, मेहनत नहीं हो रही और अदब और रिस्पेक्ट नहीं रही, सीनियर रिस्पेक्ट भी नहीं है और मेहनत भी नहीं करते। अब आ गया है जदीद टेक्नोलॉजी, आप
खड़े हो माइक पे, आपको सुर में भी कर दिया जाएगा, आपको लय में भी कर दिया जाएगा, लेकिन आप लाइव कुछ नहीं कर सकते। मैं फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ कई साल, पहले भी जिक्र हो चुका है। हमने लास्ट टाइम बात की एक थी। बूम के नीचे गाना रिकॉर्ड होता था। बैलेंसिंग देखो फिर कितनी अच्छी होगी। वायलेंस जी, वहीं सब कुछ हो रहा है। सिंगर भी वहीं पे अब तो एक एक जुमला, एक एक वो लफ्ज़ कहा जाता है और वो उसमें वो कर देते हैं। बहुत वो आसानियाँ भी पैदा हुई हैं और क्वालिटी ने भी सफ़र किया। अब इसमें कोई सुरीला ही बंदा चल सकता है, बाकी जो है वो फारिग हो जाते हैं। तो मुझे ये बताएं फिर सोल्यूशन क्या है सर, इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल मेहनत है और टेक्नोलॉजी ने तो खैर बहुत सहारा दिया है हमारे भी इसमें। सर क्या सहारा दिया? टेक्नोलॉजी की वजह से ना कोई एक्टिंग के ऊपर फोकस रहा है, ना किसी और कर दो हम कर लेंगे, अब तो मुंह पे मेकअप भी ना लगा दे चला देंगे, ये क्या बात हुई भाई? एक्चुअल परफॉर्मेंस तो करने दो, हम भी तो बेहतर बने। एक बहुत बड़ा जो मसला अब मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, बड़े बाकमाल आर्टिस्ट हैं जो कि घरों में जिनके चूल्हे बंद हो चुके हैं। अब ट्रैक कीबोर्ड से ही सारा कुछ निकल आता है, वायलेंस वाले भी घर बैठे हुए हैं। हम लोग समझते हैं कि ये शायद छोड़ गए, नहीं, उनका काम ही ख़त्म कर दिया है। टेक्नोलॉजी से हमारे टेक्नीशियंस भी बहुत सफ़र किए हैं। अब अगर आप बहुत पढ़े लिखे और बाहर से करके आए हैं तो आप ये टेक्निकल चीज़ें चला सकते हैं, वरना जो हमारे बच्चे सेट्स पे काम करते हैं कि हमारा कैमरामैन डायरेक्टर से ही सीख रहा होता था डीओपी, और वो फिर इवेंचुअली खुद डायरेक्टर बन जाता था। अब तो जो जिस पोजीशन में वो वहीं का फंसा है, वो इस साइड से दूसरी साइड पे नहीं आ सकता। बस हम आर्टिस्ट ही हैं जो एक्टिंग भी कर रहे हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं, कोई सिंगिंग की तरफ आ जाता है, कुछ कर लेते हैं, हर चीज़ ही जंबल सी हो गई है। कैमरामैन और एडिटर बेस्ट डायरेक्टर बनते हैं वो, क्योंकि उनको पता होता है क्या करना है, कितना करना है, शूट कितना करना है। अब तो ये होता है कि इधर से भी करो, इधर से भी करो, ऊपर से भी करो। मैंने कहा भाई इसमें से लगना कौन सा है, मैं अपनी नॉलेज के लिए, पता ही नहीं होता। मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये आपने 13-14 शॉट्स लिए हैं, लगना कौन सा है? डिवाइसेस में लगने हैं या कि नहीं जी वो एक ही लगना है? तो मैं कहा फिर बाकी 13 में क्या आप करोगे? हाँ साहब, मेरे साथ ये पिछले दिनों हुआ। एक सेट पे काम कर रहे थे हम, तो वहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि जी अच्छा अब इस साइड से अच्छा, जब वो कुछ छठी साइड पे गए तो मैंने कहा एक तो मेरी इतनी साइडें हैं नहीं, सेफ्टी पराठे की तरह मेरी 2 ही साइडें हैं, तो अब मुझे सिर्फ ये बता दे कि हम कर क्या रहे। कहते देखिए ना, वो जो बेहतर लगेगा लगा लेंगे, सेफ्टी। मैंने कहा तो यानी कि आप मेरी मिज निकाल देंगे एक ही सीन में ताकि अगले सीन जोगी ना रहूं? जान से मार देना चाहते हैं, जान से जान से मार देना चाहते हैं। अच्छा, शकीउल कल्ब लोग, शकीउल कल्ब लोग, क्या लाइनें आप बोलते हैं सर। शकीउल कल्ब भी नहीं मुझे करना आता। अच्छा, शीन काफ भी हमारी टीवी ने करवाई हुई है, ठीक है, टीवी ने, रेडियो ने और टीवी ने। नहीं मैंने काफ सही बोले, सही बोला। मैंने एक ड्रामे में 3 मैंने स्ट्रोक्स दिए। वो डायलॉग था कि मेरे वालिद साहब जब लंदन से कुवैत आए तो शूमिए किस्मत किस्मत, उनका कत्ल हो गया। मैंने तीनों जो स्ट्रोक्स थे वो कुत्ते वाले काफ से करवा दिए। तो बैठे कौन हुए हैं? सुबहानी भाई यूनुस साहब, तलत हुसैन साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब। ये कहने लगे अबे यार ये तो मार देगा लड़का, हमें मार देगा। भाई वो काफ निकालिए, काफ। मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग पे निकाल लूँगा। वो आज तक निकली हुई, घर में भी बच्चे से कैंची मांगे तो वो 2 आंखों वाला काफ ही निकलता है। बेटे जरा कैंची देना, कुत्ते वाले काफ से नहीं मांगते। याद रहती हैं ये ट्रेनिंगें हुई हुई हैं, वो वही काम आती हैं। आपने बेचारे काफ को कुत्ते वाला काफ बना दी। चलिए ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, जो आपने कहा मैंने समझ लिया, मैंने दोनों बातें समझ ली सर, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आजकल मसरूफियात क्या हैं, आजकल हो क्या रहा है? बिकॉज देखिए आपके फैंस जब आपको देखते हैं तो वो कहते हैं आप इधर उधर की सारी बातें कर लेती हैं, ये नहीं पूछती कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पे मजीद देखेंगे, हाउ डू वी गेट टू यू? मेरा तो बुलबुले चल रहा है इस वक्त, आपका बुलबुले लाहौर से एक हो रहा है मोची गेट के नाम से, वो रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, ये ऑन एयर आ जाएगा अनकरीब। ईद पे चल भी गए हैं उसके 3 या 4 एपिसोड। हाँ, और ये मेरा रेगुलर जो चल रहा है वो बुलबुले है इस वक्त। वंडरफुल, बड़ा फेमस है बुलबुले भी। मैंने जैसे कि कहा ना कि कुछ ही सिटकॉम्स हैं जो चल रही हैं अभी तक। 15 साल हो गए उसको माशाल्लाह चलते हुए। माशाल्लाह, it was a brilliant project। मैं आपका प्ले देख रही थी, एक बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी लग रही थी उसमें, जिसमें आप उसकी सोतन बनी। हदीका क्या नहीं मेरी दोस्त। एक तो हदीका मेरी इतनी प्यारी दोस्त और इतना मेरा
प्यार एंड ऑब्वियसली सो मच रिस्पेक्ट, शी इज़ अ बिग स्टार हमारे मुल्क की, ऊपर से मुझे सौकन बना दिया उनकी, सौतन सौकन सौतन, सौतन। सौतन। अब देख रहा हाजा का का डालना सौतन। उन्हें सौतन। काफों की टेंशन पंजाबी है। में ना सौंकन, पंजाबी में सौंकन सौकन है। नहीं मैं फिर पंजाबी हूँ, सौकन ही हूँ मैं। हाँ ले सौंकन ही में आई एम सौकन, आई एम कर लो पंजाबी। मेरा की करना। कर लो फिर जो करना। नहीं वो मेरे साथ बड़ी बुरी हुई थी उसमें, हमें बेवकूफ़ बनाया गया था, दोनों बच्चों, दो मासूम खवातीन को। मसला लड़के का था, लेकिन खैर ये हमेशा खवातीन यही कहती हैं, और बात भी सच है, या राइट शबनम? बिल्कुल। अच्छा, सो हो क्या रहा है आजकल, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हो, व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट? अभी मैं अपनी बेटे के लिए कुछ मैंने चीज़ें बनाई हैं। मोमिन अली उसका नाम है, मोमिन अली वाजिद। उसके लिए मैंने गाने लिखे भी हैं, कंपोज भी किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके गाने बड़े अच्छे चल रहे हैं और लोग बड़े पसंद कर रहे हैं। उसके अलावा अपने कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हुए। अभी जैसे एक मैंने अभी आपको सुनाया, शाहिद कमाल, हमारे कमाल अहमद साहब होते थे, मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, ये उनके बेटे हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने इसको कंपोज किया, और डॉक्टर यूनुस ने लिखा, डॉक्टर यूनुस अमीन जो हैं उन्होंने लिखा इसको बहुत अच्छा। डॉक्टर यूनुस भट्ट ने लिखा है तो कुछ हाँ बस नहीं, वो कभी वो तो कॉमेडी लिखनी थी ना फिर। कंफ्यूज हो गए, बट खैर बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। सर आपका आना एक बहुत बड़ा ऑनर, बड़ी नवाजिश। आपका आना भी ऑनर तो है ही, खुशी एक मुख्तलिफ किस्म की होती है। इसके साथ सहेली वाला ताल्लुक है, आपके साथ एक लाड प्यार वाला, एज माई सीनियर, एंड ऑफ कोर्स यू आर लाइक माई फैमिली। और जब अपने आते हैं और जुम्मे का बाबरकत दिन हो तो और भी ज़्यादा खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। और व्यूअर्स, इस रिक्वेस्ट के साथ ब्रेक की तरफ जाऊंगी कि जो ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, हमने कहा ना कि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ नहीं जाता, तो जब हमारे इन ब्रिलियंट आर्टिस्ट को देखते हैं, मुस्कुरा के देखें, गुस्से से ना देखें कि उस ड्रामे में आपने ये रोल किया था या वो गाना आपका मुझे नहीं पसंद है। एक्सक्यूज़ मी, वो कैरेक्टर्स होते हैं, असल में ये बड़े प्यारे प्यारे हमारे बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, दिखने में भी और अंदर से भी। इनको दुआओं में ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये एक और ऐसा तोहफ़ा है जिस पे आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बस एक दुआ दे दें, क्या पता उस दुआ से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी शेफ़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे शबनम जी क्या सुनाते हुए ब्रेक में भेजेंगे? हाँ, एक गाना अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आया, और सराइकी वाला के बाद सराइकी वाला। और इसका मशवरा जो मुझे दिया था वो यूके में मेरे भाई हैं अदील शबीर, तो ये उनके नाम पे ही है भैया। तो उनके नाम पे ये सॉन्ग सुनते हुए हम जाएंगे 2 दिन की ब्रेक पे, यानी कि सी यू आफ्टर द वीकेंड। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो।